जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 या पार्ट 4 आपका मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखो, जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी यदि कोई आपके पास ऐसे दो सदिश हैं जिनका हम लोग अदिश गुणा करें, ये डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुणा। क्या बोलते हैं? अदिश गुणा। इसको आप ध्यान से समझो। अदिश गुणा का मतलब होता है जब बीच में हम लोग डॉट लगाएं। सदिश गुणा का मतलब होता है जब बीच में हम लोग क्रॉस लगाएं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ये क्रॉस लगाएं। ठीक, ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है, जब इस टाइप का गुणा मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश गुणा, और जब बीच में डॉट रखा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुणा। तो अदिश गुणा जब भी किन्हीं दो चीजों का कराया जाए, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो उन पर कोई अंतर नहीं होगा, वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक, उसके नीचे इसका दूसरा पॉइंट दिया गया है आपको, वेक्टर ए डॉट फिर ब्रैकेट में दिया गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल में। अब देखो, इस वेक्टर ए का गुणा दोनों में आपको बारी बारी से कराना है। ठीक, तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जब गुणा इधर कराओगे तो ए का गुणा जब बी में कराओगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। फिर उसी वेक्टर ए का गुणा जब सी में कराओगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी यानी फार्मूले टाइप के हैं आपके। तीसरा दिया गया है पॉइंट, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, देन क्या हो जाएगा उसके बाद थीटा इक्वल 90, यानी ए और बी यदि दो लंबवत हैं तो उनका एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इस स्थिति में इन दोनों का जो अदिश गुणा होता है, इन दोनों का जो अदिश गुणा होता है वो होता है शून्य, और ये होती है वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ठीक, आई होप आप समझ आ रहे होंगे। यानी यदि कोई दो सदिश आपके पास लंबवत हैं, कैसे हैं? लंबवत हैं, तो उनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और इस स्थिति में उन दोनों का अदिश गुणा शून्य होगा और यही मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक, अगला पॉइंट क्या दिया गया इसमें? अगला दिया गया इफ ए पैरेलल बी। अब इसका मतलब समझो, यानी यदि ए और बी समांतर हैं तब थीटा क्या होगा? 0। तब थीटा होता है आपका 0 डिग्री, और इस स्थिति में इन दोनों का अदिश गुणा है वो ए और बी के बराबर होता है, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। यानी यदि कोई दो सदिश लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणा शून्य के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट जो था आपका, और चौथे पॉइंट में क्या लिखा है? यदि ए और बी समांतर हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 0, और इस स्थिति में दोनों का अदिश गुणा ए और बी के बराबर होगा, और ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए, अगला लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर, यानी ए का जब ए में अदिश गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान बेसिक सी चीजें। आगे देखो, ये लिखा है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल जे कैप डॉट जे कैप इक्वल के कैप डॉट के कैप। इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 1। यानी आई का आई में जब अदिश गुणा करेंगे तो उसका भी मान 1 होगा, जे का जे में जब अदिश गुणा करेंगे उसका भी मान 1 होगा, और जब के का के में गुणा करेंगे तो उसका भी अदिश गुणा 1 होगा। फिर जब आई का गुणा जे में करेंगे तो अब देखो ध्यान से, ये आई जे के हैं जो आपके, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा, जैसे मान लो ये हो गया आपका एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक, ये किसकी दिशा में है? एक्स अक्ष की दिशा में। और ये ऊपर की तरफ हो गया आपका वाई अक्ष की दिशा में, और ये साइड में हो गया आपका जेड अक्ष की दिशा में। ठीक, तो ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर होते हैं? 90। यानी इनके बीच का ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। यानी x और z के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। इसी प्रकार x और y का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसी प्रकार y और z का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। अब ध्यान से समझो, जैसे इस पॉइंट में आप समझोगे तो यहाँ पर लिखा है आई जे जे के और के आई, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। एक चीज और आपको पता होगा, जब भी हम लोग डॉट गुणा करते हैं तो बीच में आता है हमेशा कॉस थीटा। बीच में हमेशा क्या आता है? कॉस थीटा। अब देखो, जब भी कॉस थीटा बीच में आएगा तो आप ये समझो बीच का कोण हो जाएगा 90। तो जैसे थीटा की जगह पर आप यहाँ पर थीटा इक्वल कितना रख दोगे? 90 डिग्री। थीटा इक्वल जैसे ही 90 रखोगे आप, तो ये समझ लो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो इस हिसाब से इसका मान क्या हो जाता है? 0। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यानी जब भी अदिश गुणा कराते हैं तो बीच में आता क्या है हमेशा? बीच में आता है हमेशा आपका कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा आएगा तो वहां 90 रखोगे तो कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। इसी वजह से आई का जब जे में इसी वजह से जब आई का जे में अदिश गुणा करते हैं, या जे का के में अदिश गुणा करते हैं, या फिर के का आई में अदिश गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है? शून्य। ठीक, अब आगे देखो, आगे समझो। अगला पॉइंट क्या दिया गया है,
इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी, देन सी परपेंडिकुलर ए एंड सी परपेंडिकुलर बी। कहने का मतलब यदि ए क्रॉस बी, अब देखो यहाँ पर क्रॉस आ गया जो आपको अभी हमने बताया था। क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणा। क्रॉस का मतलब क्या होता है? सदिश गुणा। तो यदि ए और बी दोनों सदिश गुणा में है और वो किसके बराबर हो? सी के, तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो सी है आपका वो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। ठीक, तो ये यहाँ से पॉइंट निकला। अगला दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। यानी यदि आपसे पूछ दिया जाए तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब समझ गए होगे, आपने 12th में पढ़ा होगा अच्छे से कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यानी यदि आपसे पूछ दिया कि जाए कि दो सदिश गुणा में, यानी दो सदिश गुणा उनका हो रहा है तो उनकी दिशा कैसे ज्ञात करोगे? तो आप बताओ कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। आई होप आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। अगला दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है। अब देखो इस पॉइंट को समझो और पहले वाले पॉइंट को समझो, इसको और इसको। इसमें देखो इन दोनों में क्या अंतर है? जब ऊपर हम लोगों ने अदिश गुणा कराया था, ऊपर कैसा गुणा कराया था? अदिश गुणा। तो हमने क्या बताया? अदिश गुणा में ए का बी में गुणा कराओ चाहे बी का ए में गुणा कराओ, दोनों स्थितियों में वैल्यू बराबर आएगी। परंतु इस पॉइंट में आप देखोगे गौर से तो ये है यहाँ पर इसका सदिश गुणा। ये कैसा गुणा है? सदिश गुणा। और जब सदिश गुणा कराते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। समझ गए बात को? यानी ए क्रॉस बी तभी लिखा है नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगर इसको लिखना ही है तो माइनस कॉमन लेके आप लिख सकते हो, यानी बी क्रॉस ए को माइनस बाहर लगा दो तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जो आपकी दूसरी कंडीशन दी गई है यहाँ पर। ठीक, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, या अगर करना भी है बराबर तो फिर माइनस का चिन्ह लगा दो। अगला पॉइंट दिया गया वेक्टर ए क्रॉस, ब्रैकेट में लिखा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इन दोनों का बारी बारी से सदिश गुणा करा दो। पहले इस ए का बी में कराओगे तो आ जाएगा ए क्रॉस बी, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा प्लस का लगा दो, फिर इसी ए का सी में कराओगे तो आ जाएगा ए क्रॉस सी। ठीक है, एक टाइप से प्रॉपर्टीज टाइप के हैं आपके, फार्मूले टाइप के। अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी देन थीटा हो जाएगा 90। तब ए क्रॉस बी का मान किसके बराबर होता है? वो होता है ए बी के बराबर, और ये वैल्यू होती है मैक्सिमम। अब इसमें और इसमें ऊपर वाला जो तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान से समझो। यानी जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनके थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब उनका अदिश गुणा करवाते हैं, ऊपर ध्यान दो, ऊपर अदिश गुणा है तो उसका मान हो जाता है 0, और नीचे करवाया गया है सदिश गुणा तो उसका मान हो जाता है ए बी। ऊपर वाले में मिनिमम है और नीचे वाले में मैक्सिमम। कहने का मतलब आपको ध्यान क्या देना है, यदि दो सदिश लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणा मिनिमम होता है और उसका मान होता है 0, और उनका सदिश गुणा मैक्सिमम होता है और उसका मान होता है ए बी, यानी दोनों का गुणनफल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आपके एसएससी के एग्जाम में बन चुके हैं, जहां जहां जनरल साइंस आती है और एयरफोर्स नेवी एनडीए इस टाइप के एग्जाम में के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखो लिखा है इफ वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, यानी यदि दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं तब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देन ए क्रॉस बी कितना दिया गया है? ए क्रॉस बी दिया गया है 0 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि यदि ए और बी दोनों समांतर हैं, कैसे हैं? समांतर, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। इस स्थिति में दोनों का सदिश गुणा 0 होगा। यानी ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट है। ऊपर समांतर में 0 था, नीचे भी समांतर में 0, लेकिन ऊपर हम लोगों ने कराया था अदिश गुणा, तो अदिश गुणा में ये मैक्सिमम होता है, और नीचे करवाते हैं सदिश गुणा तो सदिश गुणा में ये मिनिमम होता है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो आगे जैसे आपका अगला पॉइंट दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0। अगला पॉइंट क्या दिया गया? ये भी एग्जाम से एग्जाम से रिलेटेड। अब देखो ऊपर हमने एक पॉइंट सॉल्व किया था, ध्यान से समझना। ऊपर हमने अभी ये सॉल्व किया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये हमने कर दिया था यहाँ पर ए स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का अदिश गुणा है। ध्यान से समझना, समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर। अब नीचे जब आप जाओगे यहाँ पर तो ये है इसका सदिश गुणा। ये कैसा है? इसका सदिश गुणा। अब सदिश गुणा में इसका मान क्या हो गया? 0। यानी जब ए का, यानी दो सदिशों का जब अदिश गुणा करवाते हैं तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, वो वैल्यू हो जाती है स्क्वायर में, जैसा कि ऊपर पॉइंट में। नीचे दो सदिश हैं और इनका करवाया गया यहाँ पर सदिश गुणा। जब भी क्रॉस लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सदिश गुणा। तो इन दोनों का जब गुणा करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी?
0। क्लियर हुई बात। अब देखो अगला पॉइंट दिया है i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k। अब देखो जब भी हम लोग सदिश गुणा करवाते हैं तो इसके बीच में आता है हमेशा आपका साइन थीटा। बीच में क्या आता है? हमेशा साइन थीटा। अब देखो i क्रॉस i, i क्रॉस i यानी बीच में साइन थीटा रखोगे और क्रॉस में ये दोनों समांतर होते हैं तो समांतर की जगह थीटा बराबर हो जाएगा 0 और साइन 0 का मान क्या होता है? 0। इस वजह से आपके ये आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के तीनों का मान क्या होता है? 0। अब अगला पॉइंट दिखा आई जे। अब देखो ये पॉइंट जो है आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के। आपको देखो इसमें क्रम याद रखना, आई जे के, जे के आई, के आई जे, इस हिसाब से। अब देखो आई जे के बराबर है तो जे आई करोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा यानी चिन्ह माइनस का आ गया, यानी आई जे के ये सीरियल से रहेगा। फिर आई क्रॉस जे को जब आप उल्टा लिखोगे जे क्रॉस आई तो यहाँ पर माइनस के हो जाएगा। फिर लिखा है जे के आई, यानी जे का जब के में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आई के बराबर होगा। अगर जे और के को अपोजिट लिखोगे यानी के क्रॉस जे तब ये माइनस का आई हो जाएगा। ठीक, तब ये कैसा हो गया? माइनस का आई। आगे दिखा है के आई जे, तो के आई जे प्लस का है यहाँ पर। के आई को जब रिवर्स लिखोगे तो ये आई और के हो जाएगा तब ये माइनस जे के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको पूरे 6 नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ 3 तैयार करने हैं क्रम से। वो भी देखो पहला लिखा है आई जे के, इसको तैयार कर लो, इसका रिवर्स आप बना लोगे। आई जे के हो गया, अब आगे से आई हटा दो तो अब क्या बचेगा? जे के। अब ये आई आगे आ जाए तो ये हो जाएगा जे के आई। अब यहाँ से जे हटा दो तो क्या हो जाएगा? के आई जे। तो ये 3 आपको पॉइंट याद रखने, बाकी तो आप समझ जाओगे, जैसे रिवर्स करोगे चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट। अगला लिखा है दो वेक्टर का परिणामी, सॉरी यहाँ गलती से वेक्टर लिख गया, वेक्टर समझो आप। दो वेक्टर का परिणामी ए डिफरेंस बी इज लेस देन आर इक्वल आर इज लेस देन आर इक्वल ए प्लस बी। यानी ये जो पहले नंबर पे लिखा है ये डिफरेंस का चिन्ह लगा है, ये माइनस नहीं। अब देखो डिफरेंस और माइनस में क्या अंतर होता है? डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं। जैसे इसको थोड़ा आप डिटेल में समझ लो। समझना क्या है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें 3 माइनस 4, ठीक, तो आपका आंसर आएगा इसमें क्या? -1, क्योंकि माइनस का 4 है। लेकिन डिफरेंस में क्या होता है? डिफरेंस में अगर हम 3 लिख दें, डिफरेंस का चिन्ह लगा दे और फिर 4 लिख दे तो इसका आंसर आएगा +1। इस बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओगे, चाहे वो लेफ्ट साइड में लिखी हो चाहे राइट साइड में। तो यानी डिफरेंस का कहने का मतलब है कि इसमें हमेशा आंसर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। माइनस में जैसा लिखा होगा वैसे हल करते हैं। ठीक, तो इस डिफरेंस का मतलब समझे यहाँ पर। तो जो ए और बी का डिफरेंस होगा वो जो आपकी टोटल वैल्यू होगी, रिजल्टेंट जिसको बोलते हैं आर, है ना, तो वो उससे बड़ा, आर बड़ा होगा उससे और ए प्लस बी से छोटा होगा। यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू है आपकी वो डिफरेंस से बड़ी होगी और उसके ऐड यानी उसके जोड़ से कम होगी। कब? जब दो वेक्टर दिए जाएं। अगला लिखा है प्रक्षेप गति का परवलयाकार होता है, यानी प्रक्षेप की गति कैसी होती है? परवलयाकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एमआर में आ चुका है। यानी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रक्षेप का पथ जो होता है वो कैसा होता है, तो आप बता दोगे क्या? परवलयाकार। अगला लिखा है एक प्रक्षेप के साथ दूसरे प्रक्षेप की गति का पथ कैसा होता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल रेखा। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं ऐसा कोई आपका एग्जाम नहीं है एसएससी का जहाँ जनरल साइंस ना आती हो, और जनरल साइंस में ज्यादातर फिजिक्स पूछी जाती है। आपको ये बात अच्छे से पता होगी जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, अब देखो फिजिक्स आपकी एयरफोर्स नेवी एनडीए में भी आती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ से आपको वन लाइनर पॉइंट बताए जा रहे हैं, डायरेक्ट आप इनको रट्टा मार लीजिए, बस काम खत्म। एक प्रक्षेप के साथ दूसरे प्रक्षेप की गति का पथ कैसा होता है, तो वो होता है सरल रेखा। अगला लिखा है एक प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग का मान क्या होता है, तो वो 0 होता है। यानी जो प्रक्षेप गति होती है उसके उच्चतम बिंदु पर, ध्यान क्या देना है आपको, उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है वो कैसा होता है? 0। प्रक्षेप गति, अब चैप्टर, अब जो लोग फिजिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़े होंगे वो चीज समझ रहे होंगे कि जो प्रक्षेप गति का उच्चतम बिंदु होता है वहां पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। तो वही ये पॉइंट आपको डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया। अगला लिखा है प्रक्षेप गति में थीटा और 90 - थीटा का परास समान होता है। यानी प्रक्षेप गति जो है, जो थीटा का जो परास होगा वही आपका 90 - थीटा का होगा। ठीक, इसी वजह से बोलते हैं आर थीटा इक्वल आर 90 - थीटा। अगला लिखा है प्रक्षेप में थीटा और 90 - थीटा पर महत्तम ऊंचाई समान नहीं होता है। यानी जो, अब देखो ध्यान से, थीटा 90 - थीटा में परास तो समान होता है, परास का मतलब होता है रेंज यानी क्षैतिज दूरी, और यहाँ पर लिखा है महत्तम ऊंचाई, यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या लिखा है? महत्तम
ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई समान नहीं होती है। क्लियर हो रही बात? इस पॉइंट को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझ लो कि थीटा और 90 माइनस थीटा में परास तो समान होता है, परंतु उसकी गलती से आप हाइट को समान मत कर देना, हाइट समान नहीं होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? अगला लिखा है, यदि कोई पिंड पृथ्वी तल से थीटा कोण पर फेंका जाए, ध्यान से समझो, यानी आप पृथ्वी पर जैसे खड़े हो, यहाँ से कोई आप एक पिंड फेंक रहे हो, कितने कोण पर? थीटा कोण पर। थीटा कोण पर फेंका जाए तो अधिकतम परास के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री तथा उसका मान आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी। अब इसको समझो ध्यान से। आपने गेम्स, आप नीरज चोपड़ा को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, भाला फेंक प्रतियोगिता में उन्होंने मेडल जीता हुआ था। ठीक, अब देखो कोई भी वस्तु यदि आपको दूर फेंकनी है, देखो फार्मूले में क्या लिखा है, फार्मूले में क्या लिखा है, आर मैक्सिमम इक्वल यू स्क्वायर अपान जी। यानी किसी भी वस्तु को यदि आपको दूर फेंकना है क्षैतिज दिशा में तो आपका एंगल 45 होना चाहिए। अब देखो जितने भी ये गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीतते हैं तो इनका एंगल जिनका 45 एग्जैक्ट हो जाता है, और ज्यादा ताकत के साथ आप फेंक दोगे तो उतना भाला आपका दूर गिरेगा जाके। ठीक, और जिसका फेंकते समय एंगल बिगड़ गया वही गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल नहीं जीत पाता है। तो इन भाला फेंक प्रतियोगिता में क्या होता है, इन लोगों को विशेष रूप से सिखाया जाता है एंगल। ठीक, यानी थीटा यदि आपका 45 डिग्री है तो वो कोई भी वस्तु होगी वो ज्यादा से ज्यादा दूर गिरेगी जाके। उसका फार्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम इक्वल यू स्क्वायर अपान जी, यानी कितनी स्पीड से आपने फेंका और कितना उसमें गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसका डिवाइड कर दोगे। यानी जी का मान आपको पता होगा, जी का मान क्या होता है 9.8 या लगभग 10। ठीक, तो ये जी का मान हो गया। यू का मान वो आप जिस स्पीड से वस्तु को फेंकोगे। ठीक, तो आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपान जी, यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को यही सिखाया जाता है कि आपका एंगल 45 से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंगल अगर आपका 45 डिग्री है तो आप 100% उसको ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक पाओगे। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी लिखते जाइए। ठीक, अब जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं एक काम करिए, आप अपना घर में कॉपी में नोट्स जरूर बनाते जाइए। इसके पहले 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और ये मैकेनिक्स चल रहा है आपका। ठीक, मैकेनिक्स में लगभग आपके 15 से 20 लेक्चर आएंगे आपके। ठीक, पार्ट जो चल रहा है ये चौथा पार्ट है, इसी तरीके पार्ट 5, फिर पार्ट 6, फिर पार्ट 7, इसी तरीके से आपके जितने भी मैकेनिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो सभी कवर किए जाएंगे इसमें। ठीक, तो आप लोग घर में अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए, तभी हम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देते हैं आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी नोट्स बना सकते हो। ठीक, पढ़ते जाइए साथ में नोट्स बनाते जाइए। जब भी आपका एग्जाम हो इनको एक बार सरसरी नजर से, सरसरी नजर का मतलब समझते हो, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में एडियम्स होता है। सरसरी नजर का मतलब है जो आप अभी तैयारी कर रहे हो, जो आप नोट्स बनाओगे, आप बस जल्दी जल्दी से लाइनें ये पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी वजह से नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोग प्लीज कृपया करके नोट्स जरूर बनाते जाइए। और जब भी हम कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप जब भी फोन से रिविजन करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वहां से आप रिविजन कर सकते हो। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई वस्तु दूर फेंकना हो तो क्या करना है आपको, थीटा 45 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीटा 45 है तभी वो वस्तु दूर जाएगी, क्योंकि ये हमारी फिजिक्स बताती है। अगला लिखा है, यदि कोई पिंड पृथ्वी तल से, यदि कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊपर थीटा कोण पर फेंका जाए तो अधिकतम परास के लिए थीटा इज लेस देन, यानी जो अगर आप अधिकतम उन ऊपर फेंकना है, समझो बात को, यानी अगर आपको क्षैतिज दिशा में कोई चीज दूर फेंकना है तो एंगल कितना हो चाहिए 45। यदि आपको कोई बहुत ऊपर फेंकना है तो वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 45 डिग्री से एंगल आपका ज्यादा हो गया तो आपकी वो वस्तु ऊंचाई तक नहीं जाएगी ज्यादा। यानी अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो, जैसे बचपन में हमने भी एक गेम खेला था, हम और कुछ मोहल्ले के यार दोस्त जब बहुत छोटे थे, ठीक 4 या 5 में पढ़ते होंगे, उस समय क्या था, हम लोग आपस में गेम बना लेते थे कि एक पत्थर उठाते थे और ऊपर की ओर फेंकते थे कि कौन कितने ऊपर फेंक लेता है ना। आपने भी हो सकता है ये किया हो। तो उस स्थिति में तब हमको साइंस नहीं पता थी, अगर साइंस नहीं भी पता थी फिर भी हम लोग प्रयास क्या करते थे कि एकदम सीधा ऊपर की ओर फेंके, जितना ऊपर फेंक लेंगे उतनी ही अच्छी ऊंचाई तक हमारी वस्तु जाएगी। ठीक, पत्थर से ये लोग गेम खेला करते थे ऐसे। तो आपको समझना क्या है, जब क्षैतिज दिशा में वस्तु को दूर फेंकना हो तो एंगल 45 होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए
45 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वस्तु को बहुत ऊंचाई तक फेंकना है, क्या लिखा है, यदि कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊपर थीटा गोल और फेंका जाए तो अधिकतम परास के लिए थीटा इज लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब समझो यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइल की गति का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइल की गति का जो पथ होता है वो कैसा होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार, सरलरेखी, इस टाइप से 4 ऑप्शन। तो आपको क्या समझना है, यानी कोई ऐसी मिसाइल है आपके पास जिसको बहुत दूर तक मार करवानी है, तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार को इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। क्लियर हो गई बात। अगला लिखा, दो सदिशों का योग तथा अंतर का परिमाण तभी बराबर होगा यदि दोनों सदिश परिमाण में बराबर हो। इस पॉइंट को समझो। इस पॉइंट में लिखा है दो सदिशों का योग तथा अंतर। योग का मतलब दोनों को जोड़ दो, अंतर मतलब दोनों को घटा दो। दो सदिशों के योग तथा अंतर का जो परिमाण होता है तभी बराबर होगा यदि दोनों सदिश परिमाण में बराबर हो। कहने का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए देन ए बराबर बी, यानी यदि दोनों परिमाण में बराबर होंगे तो उनका योग तथा अंतर भी बराबर होगा। ठीक, अगला पॉइंट दिया गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल 4 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला क्या पॉइंट है, आपको आपने बचपन में पढ़ा होगा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब खोलोगे आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से समझो, जब ये बीच वाला माइनस है आपका, कौन सा, जो बीच वाला माइनस आपको दिख रहा है, यानी दोनों ब्रैकेट के जो बीच में लगा है, इस बीच वाले माइनस का जब आप अंदर गुणा कराओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 4ab। क्लियर हुई बात। अगला लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर बाहर लिखा है -2 क्रॉस और यहाँ पर बी और होगा। ठीक है, यहाँ पर बी और बना लीजिए क्रॉस में, इस टाइप से। यानी कहने का मतलब है कि -2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होगा, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अगला लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका किसके बराबर होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो ए क्रॉस बी का जब स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्रॉस में हमेशा साइन आता है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो उसका मान 1 रख दिया गया और वहां से डायरेक्ट आपका निकल के क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप इतने पॉइंट समझ गए होंगे, लगभग ये 20 से 25 पॉइंट हो गए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी से हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। यदि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके पहले के यदि वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।